शायद सृष्टि की कल्पना वुमन के बिना असंभव है। सृष्टि के बनने और इसके विकास में वुमेन का योगदान उतना ही है जितना एक मैन का है। सृष्टि के शुरू होने से लेकर आज तक वुमेन ने अपना कंट्रीब्यूशन दुनिया को बनाने के लिए देती आई है। अगर हम दुनिया की अलग अलग जगहों का इतिहास पढ़ें तो इस योगदान के बारे में हमें पता चलता है। दुनिया के उतार चढ़ाव के साथ साथ वुमन का उतार चढ़ाव भी हुआ। दुनिया के किसी कोने में झांसी की रानी हुई तो किसी कोने में वुमन के साथ इतनी ज्यादती हुई कि सुनकर और देखकर रूह कांप जाए। फिर हम आज के दौर में दाखिल हुए और वुमन मैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। दुनिया के कई देशों की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी, बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ एमडी भी बनी। लेकिन आज भी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में वुमन के साथ जुल्म होता ही जा रहा है। शायद आपने नोटिस किया कि मैंने पूरी प्रस्तावना में वुमन ही वुमन बोला है, जिसका एक कारण है। आज मैं एक किताब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसका नाम है इन द बॉडी ऑफ अ वुमन। आजकल ये किताब बड़ी ही चर्चा में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और इसको पढ़ने से लगता है जैसे मानो इसको बड़े ही प्यार, जिम्मेदारी और केयर के साथ लिखा गया है। किताबों के लिए यह कहा जाता है कि ये समाज का आईना होती है। ये वो बताती है जो समाज में चल रहा है। ये किताब भी एक रियलिस्टिक किताब है जिसे एक बहुत ही रियलिस्टिक ऑथर ने लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम अचल सिंह बुले है और आज मेरे साथ हैं आलिया वजीरी, जिन्होंने ये किताब लिखी है। आलिया, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन राइटिंग दिस वंडरफुल बुक। इस किताब का कवर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे ग्रे शेड दिया है और इसके कवर पर शशि थरूर का एक कोट लिखा है। इसे साइमन एंड शस्टर ने पब्लिश किया है और इसकी कीमत है 499 रुपए और वेब स्टोर्स पर आपको ये थोड़ी इकोनॉमिकल रेट पर भी मिल जाएगी। मैं आपको इसका कवर दिखा दूं। इससे पहले हम इस किताब पर चर्चा शुरू करें, मेरी आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप इसको हिंदी में पब्लिश करें ताकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस वंडरफुल किताब को पढ़े। आलिया हमसे लंदन से जुड़ रही हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, जिसके लिए हम आपसे एडवांस में माफी मांग लेते हैं। आलिया, अभी लंदन में आप कैसे हैं? आपका लिंक्डइन स्टेटस बता रहा है कि अभी आप अपने मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हैं। जी, अच्छा, थैंक यू फॉर दैट वेरी स्वीट इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट श्योर मैं इसके काबिल हूँ कि नहीं, बट वेरी वेरी थैंक यू सो मच। मैं लंदन में अपना मास्टर्स कर रही हूँ। मैंने 1 साल के लिए प्रैक्टिस से लीव ली है एंड होपफुली आई शुड बी बैक इन इंडिया दिस ईयर। ओके आलिया जी, मैं चर्चा के दौरान आपकी जिंदगी के कुछ निजी पहलुओं को भी छूंगा, लेकिन बुक पर जाने से पहले अगर आपके मुंह से आपकी अर्ली लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका वुमन होना और इस बुक का लिखा जाना महज सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है। जी, वैसे सच बताऊं तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इंटरेस्टिंग जो आप सोच रहे हैं, बट मैं एक सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। तो काफी प्रिडिक्टेबल है, बट मैं हमेशा से सिर्फ वकालत करना चाहती थी। मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। आई मीन ऑप्शन ऑफ कोर्स था, बट मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे किस तरह का लॉयर बनना है। मैंने अपने अब्बा को देखा था और मैंने इनिशियली लॉ नहीं किया। 5 ईयर कोर्स मैं हिंदू कॉलेज गई, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फिलोसफी में 3 साल। उसके बाद मैंने एक एलएलबी कोर्स किया जिंदल से। अम, मैं कोविड ग्रेजुएट हूँ। जिस साल मैं ग्रेजुएट हुई उसी साल पैंडेमिक शुरू हुआ था। तो जितना आई मीन एज मच एज आई वांटेड टू जॉइन द प्रोफेशन, हालात इतने ख़राब थे और बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त देश में, तो मैंने इनिशियली प्रैक्टिस नहीं ज्वाइन की। इनफैक्ट उसी साल नवंबर में मैंने यूएन के साथ एक जॉब शुरू की। that was also it largely had to do with legal issues, but क्योंकि वो जॉब यूएन की उस शाखा के साथ थी जो औरतों के लिए काम करती है, औरतों के सम्मान के लिए काम करती है, उसका नाम है यूएन विमेन। मैंने एक साल उनके इंडिया ऑफिस के लिए काम किया।
उसके बाद 1 और साल मैंने उनके टिमोर लेस्टे ऑफिस में काम किया। उनका एक पैसिफिक ओशन का ऑफिस है जिसका नाम है टिमोर लेस्टे। वहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है टिमोर लेस्टे। से सिर्फ 15 साल हुए हैं आज़ादी के। उससे पहले it was a colony for the longest time। 2 साल यूएन काम करने के बाद मैंने एक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के साथ काम किया क्रिमिनल साइड पे। एंड उसके बाद 6 महीने के लिए मैं एक लॉ क्लर्क थी जस्टिस अनीश दयाल के साथ हाई कोर्ट में, और अब मैं हूँ। बहुत ब्यूटीफुल टर्म यूज किया आपने अभी, कोविड ग्रेजुएट। जी। और आपका करियर भी अभी तक टिल नाउ इट्स वेरी डाइवर्स। it's I'm not sure लोग कितना इससे कहेंगे कि डाइवर्स है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ वकालत में अगर जाना है तो वहीं जाओ, मास्टर्स करने भी की कोई खास जरूरत नहीं है। बट किस्मत की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूएन के लिए काम करूंगी। लोग जब छोटे होते हैं वो कहते हैं कि आपने कैसे किया, और हमेशा हमें यूएन के लिए काम करना है। मेरे ऐसे कोई ख्वाब नहीं थे। मुझे पता था कि मुझे वकालत में जाना है, बस किस्मत की बात है। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मुझे कुछ और करना पड़ा। सो ये आपका एक्सपीरियंस जो अब तक का था, ये इट मस्ट बी अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, नो? इट इज एक्साइटिंग, यस। या दैट आई कैन फिगर इट आउट फ्रॉम आपके एक्सपीरियंस की बात चल रही है। आर्या जी, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि ये पुस्तक लिखने के लिए आपको किस चीज से प्रेरणा मिली, और कानून में आपकी पृष्ठभूमि में ने आपको कैसे हेल्प करी इस पुस्तक को लिखने के लिए? देखिए अजल जी, सच तो ये है कि ये किताब किताब के तौर पे लिखी नहीं गई थी। जब मैं यूएन के लिए काम कर रही थी, तो क्योंकि मैं इतना पढ़ रही थी और इतनी चीज़ों से मेरी मुलाकात हो रही थी जिसका दैट हैड टू डू विद लॉ एंड जेंडर। अगर मैं इस सब के बारे में ना पढ़ती, अगर मैं किसी और यूएन की शाखा के लिए काम करती, जैसे अगर मैं यूनेप के लिए काम करती, तो मैं एनवायरमेंटल लॉ के बारे में पढ़ती। इट जस्ट सो हैपेंड कि मैं यूएन विमेन के लिए काम कर रही थी, तो माय फर्स्ट ब्रेक हैड टू डू विद लॉ एंड द जेंडर। क्योंकि मैं इतना पढ़ती गई, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमन, कुछ चीजें आपको दिल से छू जाती हैं एंड यू एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट इट। क्योंकि कभी कभी, मुझे नहीं पता और लोगों के साथ कैसा होता है, बट कभी कभी जब मैं कुछ पढ़ती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है, या मतलब कोई बात ऐसी दिल को छू जाती है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, एंड मैं जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ वो लिखित में है। तो इसलिए मैंने एक के बाद एक कई आर्टिकल्स लिखे जो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में छपे। अम, तो अगर मैं आपका जवाब इस तरह दूं कि मेरी प्रेरणा एज सच गुस्से से निकली थी, और जिस चीज़ों से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, जिस चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम थी इस देश में, बाकी देशों में, जिस तरह हमारा कानून लिखा गया है क्या नहीं है। तो और कुछ सालों के 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल के बाद एक पब्लिशर ने मुझसे कहा कि हम इन सबको जोड़ के, इन सारे आर्टिकल्स को जोड़ के एक एक किताब के फॉर्म में उसे पब्लिश करना चाहते हैं। बाय द वे, आई मस्ट टेल यू, ये बुक नहीं है, एक इमोशन है। मैंने इसे पढ़ा है पूरा, बट इट्स अ कंप्लीट इमोशन। It is, people often say that ये this is our sweat, blood and tears. This is just tears. ये सिर्फ आंसू हैं। वी शुड रियली टॉक अबाउट इट। Yeah. मेरा दूसरा क्वेश्चन है आलिया जी, वैसे कहा जाए तो आपकी पूरी किताब बेबाक और एक वुमन के रियल पेन और एगोनी को दर्शाती है, लेकिन आपकी बुक के पहले पार्ट में आपने निर्भया केस और उसके आफ्टरमैथ को लिखा है। आलिया वजीरी क्या कहना चाहती है जब वो कंसेंट के बारे में बात करती है? क्या होता है कंसेंट? मेल काउंटर पार्ट को कंसेंट को कैसे समझना चाहिए? कंसेंट के मायने समय समय के साथ चेंज होते आए हैं। अभी कंसेंट में किन और बदलावों की नीड आपको फील होती है? सोसाइटी को कंसेंट के बारे में कैसे जागरूक किया जाना चाहिए? क्या स्कूल कॉलेज लेवल पर इसको सिलेबस में इंक्लूड किया जाना चाहिए? थोड़ा बताइए जरा। ये अचल जी, एक सवाल नहीं 10 सवाल हैं, तो मैं कोशिश करूंगी इसके छोटे छोटे जवाब देने की। मैंने निर्भया के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आई थिंक 16-17 साल की थी जब निर्भया हुआ, एंड
मैं अकेली नहीं हूँ जो ये कह रही है। इस देश में बहुत हजारों करोड़ों लड़कियां और औरतें होंगी जिनकी जिनकी जिंदगी निर्भया की वजह से हिल गई। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था कि सेक्सुअल असॉल्ट और रेप नहीं होता था, बट उस लेवल, उस डिप्रेविटी, उस बेहूदगी के साथ हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। एंड इट शुक मी टू माई कोर। आई थिंक माई फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दैट बुक इज दैट आई थिंक अबाउट इट एंड आई जस्ट फील पेन। मुझे एक्चुअली मेरे शरीर में दर्द फील होता है जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और मैं उसके बारे में काफी सोचती हूँ। सो इट्स नॉट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पीछे भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि निर्भया एक ऐसा पहलू है हमारी हिस्ट्री में जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं समाज में, और हमें और कितना आगे जाना बाकी है। I don't think it's possible to talk about sexual assault and rape in the context of Nirbhaya because this was obviously non-consensual. But consent, which is a different topic, मैं consent के बारे में the chapter in the book is also something which is deeply personal to me. And जो आपका आखिरी सवाल था कि क्या हमें स्कूल में करना चाहिए, देखिए इंडिया बहुत कम मुल्कों में से एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कंसेंट एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता। आप कोई भी और डेवलप्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, all of those countries have a course on sex education or at least consent और जेंडर सेंसिटाइजेशन। हमारे पास जेंडर सेंसिटाइजेशन है बट एक बहुत ही डिफरेंट वे में। हम आई नो दैट जजेस एंड लॉ एंड पुलिस ऑफिसर्स हैव टू गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन, बट वो काफी नहीं है। अगर हम कंसेंट एज एन इशू को समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एक वो एज होती है जब आपको सिखाया जाता है दिस इज अ राइट टच, दिस इज अ बैड टच, एवरी गर्ल इज नॉट दैट। हमारे स्कूल में भी हमको सिखाया गया था, बट जिस जिस तरह से हमें सिखाते हैं वो बहुत गलत है। बिकॉज इवन नाउ देर इज सम लेवल ऑफ शेम अटैच टू इट। Instead of explaining it in a scientific sense, in a psychological sense, हम उसे एक बहुत ही निजी और दबाई हुई चीज की तरह उसे देखते हैं। जब तक हम इसे ओपनली बात नहीं करेंगे, these things are going to continue to happen. And now that we're talking about, I mean, now that the marital rape judgment is still pending, there's so much to talk about consent and the different contours of it. So I think we need to start definitely in schools, but we also need to talk about consent with the people who deal most with these issues, which is police officers, law enforcement officers, lawyers, judges, every portion of the legal fraternity that has anything to do with such matters. So, ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि ऑफिसेज में we have the POSH Act, but उसका कितना हम कितना उसे मायने देते हैं हमको एग्जैक्टली पता नहीं। I mean, well, we have so much research on it, but schools, universities, offices, everywhere there needs to be some sort of step taken to talk about consent. एग्जैक्टली जैसे कि निर्भया के बारे में बात चल रही थी, निर्भया ने न केवल सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया। जी और न सिर्फ एक महिला वर्ग को, बड़े तबके के एक पुरुष वर्ग को भी काफी आहत हुई इस चीज से, क्योंकि वो इतना दर्दनाक और भयानक था। क्योंकि एज लॉयर्स हम हर रोज सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखते हैं। आई मीन इवन नॉर्मल फॉर्म्स वी सी रियली ग्रूसम एंड टू बी ऑनेस्ट, आप वो जो हमारे क्रिमिनल लॉ में हमको पहले से पहला केस सिखाया जाता है, मथुरा का जो जजमेंट था, द मथुरा द तुकाराम जजमेंट, यू नो, थिंग्स हैव चेंज्ड, बट एक्सेप्ट इतना दर्दनाक, इतना भयानक या तो हमने देखा नहीं था या हमारे हमारे सामने हुआ नहीं था, इस लेवल की पब्लिसिटी नहीं हुई थी, which is why I think it shook us to our core. कंसेंट एक्चुअली घर से ही शुरू होना चाहिए कि घर से ही उसको समझाया जाए कि कंसेंट का मीनिंग क्या है।
जी, बिल्कुल, हर चीज़ घर पे शुरू होती है। जब आप घर पे इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे, जब आप इसे ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे कि हाय तौबा ये तो बहुत बुरी बात है और बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, बड़ों के सामने नहीं करना चाहिए। बात है तो खुल के करो, जब पूरे समाज में बात हो रही है, घर पे बात नहीं होगी तो कहाँ से बदलाव आएगा? एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डिमांड इंडिया में चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, खासकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉ मेकर्स से की है कि पॉक्सो एक्ट में कंसेंट की उम्र 18 से कम करके 16 की जानी चाहिए। क्या एक 16 साल की लड़की कंसेंट समझने और देने के लिए फिट होती है? तो क्या सोचती है आलिया वजीर इस बारे में? दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। अम, पिछले साल पिछले साल जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, इट सेज अ लॉट। बट अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले पिछले साल और 2022 के जजमेंट देखें, जस्टिस जसमीत सिंह का एक जजमेंट है where he's quashing an FIR against a 16-year-old and an 18-year-old who were in a relationship, and I think the parents didn't like it, उन्होंने उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। In that judgment, मुझे उसका नाम नहीं याद, but he explains that the reasoning behind POCSO was not to criminalize consensual relationships. The reason 2012 में POCSO इजाद किया गया था was to protect children from sexual assault cases. But जिस तरह सोसाइटी इवॉल्व करती है, हमारी रिलेशनशिप्स भी इवॉल्व कर रही हैं। आजकल के बच्चे बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, एंड द बिगेस्ट थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देम एंड मी एंड यू इज दैट उनके पास टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं थी। दे आर एक्सपोज टू huge levels of information that you and I were never exposed to. Yeah. सो ऑब्वियसली उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी दुनिया को देखने की क्षमता हमसे बहुत डिफरेंट है, हमसे बहुत अलग है। इनफैक्ट आई वुड से हमसे बहुत ज्यादा है। बट क्या साइंटिफिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक 16 साल की लड़की कंसेंट देने के काबिल है कि नहीं? आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव द आंसर टू दैट। बट आई डेफिनेटली थिंक, आई मीन जिस इससे ज्यादा मैं किसी चीज से अग्री नहीं कर पाई हूँ। And I think people who want to talk about this particular issue and consent and POCSO, they definitely should read Justice Jasmeet Singh's judgment, because he's explaining it so beautifully. He's saying that अगर आप intent देखें POCSO का तो ये नहीं है, and there's a clear dichotomy in the law, because right now POCSO is criminalizing all sorts of relationships, all sorts of sexual relationships between minors. But I mean, हम कितने underage बच्चों को जानते हैं जिनकी boyfriends और girlfriends नहीं है? But does that mean we're going to put all of them behind bars? It's a very tricky situation. It requires a lot of thought, because again urban rural का भी फर्क हो जाता है। जो बच्चे आपके और मेरी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, उनकी चीजों को समझने की, कंसेंट देने की क्षमता बहुत डिफरेंट है फ्रॉम somebody who is living in a small town in भदोई और जौनपुर। एजुकेशन का फर्क है, एक्सेस टू रिसोर्सेज का फर्क है। ये पैरामीटर्स हैं जो अल्टीमेटली हमें बताते हैं कि हम किसी चीज को समझने के कितने काबिल हैं कि नहीं, एंड दैट थिंग इंक्लूड्स कंसेंट टू एनी काइंड ऑफ रोमांटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप जिस जजमेंट का जिक्र कर रही हैं, वो जजमेंट का नाम है आई थिंक आई कैन टेल यू। अरुण कुमार शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। जस्टिस जसमीत सिंह ने जो जजमेंट प्रोनाउंस किया था, दिस वन इज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आलिया जी, in the new IPC from section 63 to 87, where it provided for punishment for the offenses committed against women and child, the word consent has been used for 15 times, but no definite definition of consent is provided. Is it really difficult to define consent? It is difficult to define consent, but I think for the purpose of law, for the purpose of
trial for the purpose of penalizing and criminalizing offenses, we need a positive definition of consent. मैंने बार बार ये कहा है, I think लोग मुझे सुन सुन के थक गए हैं. इस वक्त the IPC has a negative definition of consent, in the sense what is not consent. Consent is not given under duress, coercion, when you're incapacitated. As lawyers we know that. But then what is consent? To you and me, we can understand कि consent वो है जब मैं अपनी free will के साथ कुछ सोच रही हूँ, जो मेरी मर्जी से है, मैंने किसी के दबाव में नहीं कहा है. But does the law say this? The statute doesn't, but judgments do. So that's the difference. I mean, हमारे statute IPC में नहीं है, CRPC में नहीं है, but judgments में हाँ है. But I do think it is really important to have a definition of consent. देखिए, चीजें स्टैटिक नहीं रहती. कोई भी हमारा कोई भी जब आर्टिकल होता है, प्रोविजन होता है किसी भी एक्ट में, किसी भी स्टैट्यूट में, it goes under a huge amount of evolution as years go by. हम उसे अभी कुछ समझते हैं तो उसकी डेफिनेशन 10 साल बाद एक जजमेंट उसे इलैबोरेट कर देगा या उसकी नैरो डेफिनेशन कर देगा. तो अगर हम डेफिनेशन कंसेंट की दे भी दें, ऐसा नहीं है कि वी हैव टू स्टिक टू दैट. People, judges over the years, generations will interpret it differently. But that doesn't mean we can work without a definition. We do need a definition. Exactly. The statute is silent on consent part. आपने अपनी पुस्तक के दूसरे पार्ट को मैरिटल रेप को डेडिकेट किया है. यह शायद आपकी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है. भारतीय सोसाइटी शायद इस विषय को बिल्कुल नहीं समझती है, या कहें तो बहुत कम समझती है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं. मैरिटल रेप इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ रेप, बट इट्स अ राइट. न्यू आईपीसी इज अगेन साइलेंट ऑन दिस. जब तक कि कोई कानून या कोई ऑफेंस कोडिफाइड नहीं होगा, तब तक शायद उसे समझना बड़ा मुश्किल है. क्या कहती हैं आप इस बारे में? देखिए, again, this is a tricky question. As a person, as a student of law, we are all lifelong students of law as lawyers. Marriage is not a license to rape. When you are married to somebody, regardless of your religion, चाहे वो marriage is a sacred thing or a contract, आप उसे कुछ भी समझ लें, agreeing to marriage does not mean agreeing to all kinds of sexual acts. That is just its basic knowledge. But it is very difficult. I think मुझे वक्त लगा है ये समझने में, again क्योंकि I don't have that much experience, I'm very new to this profession, to understand that it's going to be really difficult to prosecute someone of marital rape. What are you going to prove? How are you going to prove it? Their evidentiary value is something that is going to be a problem in such a trial. I agree with that, I really do. But जिस मुल्क में मैं इस वक्त हूँ, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे 1990 तक मैरिटल रेप क्रिमिनल नहीं था. इट वाज नॉट अ क्राइम, बट देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट एंड समहाउ एक ऐसा मुल्क जिससे हमने अपने बहुत सारे प्रोविजंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ह्यूजली बोरोड फ्रॉम दिस कंट्री. सो मेनी ऑफ आवर एक्ट्स आर बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 34. बट देखिए, अगर बाकी मुल्क कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. हमने कितने हजारों लाखों प्रोविजंस, आर्टिकल्स बाकी कंट्रियों से बोरो किए, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई चीज अपनी नहीं थी. अगर इफ वी कैन डू दैट फॉर आई डोंट नो 1000 other topics, we can do that for this as well. There is a way out of it. I think at the end of the day, ये कहना जरूरी है कि हम किसी भी तरह से औरतों और औरतों के हक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. I mean, would you say the same thing to, I don't know, a child? No, right? Because उसका हक है. और बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन को किसी और तरीके से देखें तो शायद हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी, एज अ वेरी इंडियन, एज अ वेरी देसी सोसाइटी, हमारी वैल्यूज शादी से इतने जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ गलती नहीं है. बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल हैं, रिलीजियस हैं, हम भी ऐसे हैं. मगर इसका ये मतलब नहीं है हम वक्त के साथ बदल नहीं सकते. ऐसा नहीं है कि अगर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज कर देंगे तो कल शादियां होनी बंद हो जाएंगी या डिवोर्स शुरू हो जाएंगे. That's not the case.
of course people are going to misuse it. People are still misusing a lot of provisions, but does that mean हम उन सबको खारिज कर देते हैं? नहीं, we go on with it, we find ways around it. ये तो सही बात है आलिया जी। भारत में काफी बड़े दर्जे की महिलाएं हैं जिन्हें मैरिटल रेप का मतलब भी नहीं पता होगा। जी, बट एंड आई एग्री विद यू, और वो ये बात उन्हें रोकेगी नहीं उसे मिसयूज करने से। हम आई मीन दैट्स जस्ट द वे सोसाइटी इज। हमारी सोसाइटी डेफिनेटली ऐसी है। ऐसे बहुत प्रोविजंस हैं, आपको भी पता है मैं किस प्रोविजन की बात कर रही हूँ, मुझे भी पता है। ऐसे बहुत प्रोविजंस हैं जो महिलाएं मर्द सब मिसयूज करते हैं, बट क्या हम उस प्रोविजन को खारिज कर देते हैं अपने 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 स्टैट्यूट से? नहीं, इट्स स्टिल देयर बिकॉज वी नीड इट। इन अगर अगर 10 में से 6 लोग इस प्रोविजन को मिसयूज कर रहे हैं, तो वो 4%, 40% लोग हैं जिनको एक्चुअली उस प्रोविजन की जरूरत है। True. So I think it's about balancing needs. Yeah, completely. आपने अपनी बुक के हर चैप्टर की शुरुआत में कानून की देवी की फोटो लगाई है, जिसकी आंखों पर पट्टी। एक्चुअली मैं उसके खिलाफ थी, वो मैंने नहीं लगाई है, वो मेरे पब्लिशर ने लगाई है। ओके, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस थिंग। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उनके हाथों में तराजू और तलवार है। तराजू न्याय को तोलने में मदद करता है और शायद तलवार पनिशमेंट दर्शाती है। तीसरा चैप्टर आपने वेलफेयर स्कीम के बारे में लिखा है जी। आपने सुपरस्टिशियस के बारे में भी लिखा है, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी के बारे में भी लिखा है। आपने चैप्टर 8 में लिखा है, और मैं इसे पढ़ भी देता हूँ कि एज अ वेलफेयर स्टेट द स्टेट इज बाउंड टू मेक सच चॉइसेस easier on women so that women can return to the workforce if and when they choose to। मुझे लगता है कि हमें स्टेट ही नहीं, अपने घर में भी ये वातावरण डेवलप करना चाहिए कि आधी आबादी सिर्फ वोट देने के लिए न हो, बल्कि सोसाइटी क्रिएशन में भी उसका योगदान हो। There are some wonderful women advocate who are doing very well in Supreme Court and other courts of the India. We are going to have a woman Chief Justice soon. We have a woman president. We had a woman prime minister, and that too at a point of time when even the most advanced countries did not witness it. फिर कहाँ कमी रह गई? कमी हमारी सोच में है, बस बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, अब अगर हम आजादी से लेके अब तक 75 इयर्स हुआ है, मेरी मैथ थोड़ी खराब है, बट इट्स समवेयर अराउंड 75। कितनी सरकारें आई और गई हैं, हजारों तरह की स्कीम्स हैं, अभी भी चल रही हैं, कुछ खत्म हो गई हैं, नई इजाद की गई हैं। बट अगर आप ध्यान से उन स्कीम्स को देखें या उनका टेक्स्ट पढ़ें या उनके कमर्शियल्स देखें, एडवर्टाइजमेंट्स देखें, उन सब में एक मैसेज कॉमन है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, बदलाव नहीं आएगा। मोर और लेस, मोटा मोटा हर जगह यही मैसेज दिया गया है, क्योंकि आई मीन द लॉ एंड सोसाइटी आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर मिरर्स टू ईच अदर। दोनों आईने हैं एक दूसरे की रूह बयां करते हैं। जब मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं आएगा, कानून जितना भी प्रोग्रेसिव हो, मैं करूंगी वही। आई विल स्टिल गो एंड बीट माई वाइफ, आई विल स्टिल गो आउट एंड लेट women, आई विल स्टिल नॉट हायर अ प्रेग्नेंट वुमन और एनी अदर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चाहे नो मैटर व्हाट द लॉ सेज। एंड ऑफ कोर्स चीजें घर पे शुरू होनी चाहिए, बट ये तो लोग हजारों, मतलब दसियों साल से लोग कह रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह लोग यही कह रहे हैं। आप सफ्रेजेट मूवमेंट देख लीजिए, जो यूके और यूएस, यूरोप में शुरू हुआ था, जब औरतों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा था, टू गेट वोटिंग राइट्स। वी एज इंडियन वुमेन, वी नेवर हैड टू फाइट फॉर दैट, इट वाज गिवन टू अस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला 1951 में, जब इलेक्शंस हुए, वी हैड दैट राइट एज वुमेन, वी नेवर हैड टू फाइट फॉर इट। बट दैट, वो हमारी उस वक्त की सोसाइटी की सोच थी, और अब ये हमारी सोसाइटी की सोच है। चीजें कितनी बदली है। आई मीन थिंक अबाउट द रिसेंट पेटिशन जो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है, वेयर if a married woman wants to keep her last name, she has to apply to the local authority. Does that make any sense?
आई मीन क्या मेरी मॉम को इस वक्त वापस जाके अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज शी कीप्स हर लास्ट नेम? दैट डजंट इवन मेक सेंस. आई मीन थिंक ऑफ हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इज गोइंग टू क्रिएट. आधार लिंक करो, फिर उसे डीलिंक करो, फिर अपना नाम बदलो. क्या, वेयर आर वी गोइंग एज अ सोसाइटी? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग. एग्जैक्टली आलिया जी, बात सोच की निकली है। तो मैं आपको ये चीज तो आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सोच देख के देश की कई महिलाएं, देश ही नहीं दुनिया की कई महिलाएं प्रेरणा लेगी आपसे। बहुत औरतें ऐसा सोचती हैं, बहुत औरतें ऐसा सोचती हैं, बट हम सब के पास जरूरत है इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलने की। जी, ऑफ कोर्स, एंड सबको मौका नहीं मिलता. मुझे पता है कि मैं एक मेट्रोपॉलिटन में रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ा लिखाया. मेरे मेरे फादर की वजह से मुझे इस प्रोफेशन में दिलचस्पी हुई. अगर मैं किसी, आई डोंट नो, किसी और मुल्क में रहती या एक छोटे से शहर में रह रही होती, या आई डोंट नो, मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की होती, मैं ऐसी नहीं होती. सो इट, बहुत चीजों से फर्क पड़ता है. और ऐसी बहुत औरतें हैं जो बिना एजुकेशन के भी यही सोचती हैं, बट सबको आवाज नहीं मिलती. एग्जैक्टली, आप उनकी आवाज बन रही हैं। चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी बुक का 11th चैप्टर आपने सिर्फ मुस्लिम वुमेन को डेडिकेट किया है, साथ ही इस पार्ट में आपने डिजिटल एज की बात की है। मुस्लिम महिलाएं देश के दूसरे तबके से अलग क्यों हैं और उनको कौन कौन से सुधारों की ज्यादा आवश्यकता है? ये बहुत ही निजी क्वेश्चन है. एंड यू बिफोर कैन आई, स्किप, यू कैन स्किप इफ यू I वांट। mean, to be honest, I just want to say one thing. For a long time, uh, I didn't want to talk about being a Muslim woman in this country. Um, I was still writing as a woman and as a lawyer, but I never wrote about as a Muslim woman. In fact, मुझे exactly year नहीं याद, but briefly, my mother was on this app. My mother is a literary historian. वो she's also she's, I mean, she has a PhD. She's written 35 books, all of those things. She's very well known in her field, which is literature, Indian literature, Urdu and Hindi. And she was auctioned off on this app, which was for using Muslim women as household help in your house. Nobody, I mean, of course, उसके बारे में FIR है, एंड कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट से पकड़ा गया जो शायद 18 या 21 साल का था. मुझे बहुत पुरानी बात है, मुझे याद नहीं. That is the first time I wanted to write as a Muslim woman. To be honest, that article that जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, उसमें से एक है जो मैंने अपनी अम्मा के बारे में लिखा है. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कहूँ कि मुझे कैसा लगता है एक मुस्लिम हिंदुस्तानी औरत होने के बारे में, बट एक्चुअली अचल मुझे गुस्सा नहीं आता, दर्द महसूस नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि मैं 28 साल की हूँ और मैं जिंदगी भर ऐसा ही महसूस करती आई हूँ. मैंने देखा है और लोगों के साथ ये होते हुए, मेरी मेरी मॉम के साथ ये होते हुए. एंड I can only talk about Delhi because I've lived in Delhi all my life. जिस दिल्ली में मैं बड़ी हुई थी, वो दिल्ली अब वाली दिल्ली से बहुत अलग है. एंड the larger question that you are asking कि मुसलमान औरतों की तबके के लिए हमें क्या बदलाव आना चाहिए, it's a long list of things. Legally अगर हम देखना चाहते हैं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है 2005 की, आई थिंक 2005 की, बट मेनी इयर्स अगो, एंड उससे हम पढ़ सकते हैं. और जो चीज अर्ली 2000 में लिखी गई थी वो आज भी 2024 में उतनी ही सही है, उतनी ही वैलिड है. बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई कैन से जो मेरे जज्बात एक्सप्रेस कर सकेगा कि मुझे कैसा लगता है बीइंग अ यंग वुमन, एन इंडियन वुमन who also happens to be a Muslim. So I'm not sure I can say much about it. ब्यूटीफुल थॉट्स यू हैव अबाउट इट। एक्चुअली मेरी नीस कल मेरे घर पे थी और जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो उसने भी एक पेज, फ्रंट पेज इसका पढ़ा, तो उसने ये बोला कि मामा मैं ये बुक खरीद के पढ़ूंगी अब वापस। कितनी बड़ी है?
She is about 12 and a half. She's very young. She should not be reading it. Please tell her not to read it. She's very young. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सारे मुद्दों पर बात करते करते आप अपनी बुक के सबसे एम्पावरिंग और मैं कहूं तो डिमांडिंग टॉपिक पर पहुंची, जब आपने पार्ट 6 लिखा। बुक पढ़ते पढ़ते शायद ऐसा लगा कि शायद आप इस पर एक पूरी बुक लिखना चाहती हो और शायद भविष्य में लिखें भी। आपके नजरिए में इस बाउंड्री को कैसे तोड़ा जाए? आप डिमांड करती हैं कि वुमेन के लिए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन जरूरी है। इंडियन पार्लियामेंट ने वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास कर दिया और कौन कौन से तरीकों से एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए? क्या सोच है आपकी इस बारे में? देखिए, हाँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हजारों लाखों चीजें हैं जो हम कह सकते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट अगेन प्रैक्टिकलिटी की बात है, हम कितना एफिशिएंटली इससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने कई बार अपने आर्टिकल्स में और उस किताब में कहा है दैट एज अ कंट्री वेयर एक्चुअली affirmatively legislated country. By that I mean कि हमारे our laws are amazing. हमारे पास MTP था, I think 1960, 1970, whenever it came out in the 60s, 70s, we had it then. That was so many years ago. It's about 40, 60, 70 years ago. So मेरी math बहुत खराब है. That many years ago. And what an excellent piece of legislation. Of course, now that we have the recent judgment that came out, जिसने उसकी it increased the period from 20 weeks to 24 weeks, but that's a small portion. Largely, the act is spectacular. You have provisions allowing women to get back into the workforce after they've had children. But ये सारे laws execute कैसे हो रहे हैं? How are we putting them into practice? We have the reservation bill. We have had the amendment that gave women a space in panchayat system. We have all of these things and we've had them for many years. But it comes down to how well it's been executed. जिस चैप्टर में मैं बात करती हूँ कि महिलाओं को इलेक्शन सिस्टम में, वोटिंग सिस्टम में एक अलग दर्जा दिया गया है by virtue of finding a place in the local panchayat. There is a study, there's a UN study which talks about how Madhya Pradesh और एक और स्टेट बट मोस्टली मध्य प्रदेश में जो प्रोविजन जिसके हिसाब से महिलाओं को इस लोकल पंचायत में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दैट कई मर्द अपनी बीवियों को फोर्स कर रहे हैं। मोटा मोटा उस रिसर्च का ये पहलू है कि कई मर्द अपनी बीवियों को फोर्स कर रहे हैं टू stand for those elections when in fact they want the power for themselves. So you understand जो सोच है, जो विजन है उस एक्ट के पीछे, उस पॉलिसी के पीछे, वो बहुत ही नोबल सोच है, बट हाउ इज इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन a completely different way. And let's talk about reservation. इस रिजर्वेशन के बारे में जब आप मुंह खोलो तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हाय तौबा, ये तो बहुत ही बुरी बात है। बट वी हैव रिजर्वेशन फॉर सो मेनी अदर थिंग्स। इतने तबके के लोग हैं इस मुल्क में, उन सब के लिए एट सम पॉइंट वी हैव मेड एन एक्सेप्शन बिकॉज वी हैव रियलाइज कि स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम नहीं है। जब आपकी और मेरे लिए सेम नहीं है तो आई मीन इस मुल्क में कितने कास्ट, इतनी कम्युनिटी, कितने रिलीजन, कितनी अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। उसी तरह औरतों का भी अलग तबका है। And like I was talking about intersectionality, मैं एक औरत हूँ पर मैं also एक मुस्लिम औरत हूँ, so that's an intersectionality. I have two different portions of my personality that are interlinking with each other. For example, there would be a Dalit woman, there would be I don't know, a Christian woman who happens to be living in I don't know, a very small town in Karnataka. So you see, all of these things are not taken into account जब हम ये नायाब प्रोविजंस, नायाब पॉलिसीज बना रहे हैं। तो मैं आपका जवाब ऐसे दे सकती हूँ कि कितनी चीजें हैं जो ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया हैं हमारे देश में, बहुत बहुत अच्छी सोच के साथ
उन पॉलिसीज को, उन लॉज को बनाया गया है, बट इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये ब्यूटीफुल थिंग है कि कम से कम गवर्नमेंट और जुडिशरी इस बारे में सोच रही है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लेखक के रूप में आपके लिए आगे क्या है? क्या आपके पास आगामी परियोजनाएं हैं जिन्हें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। एज अ राइटर आपके आगे के असाइनमेंट्स क्या हैं? असाइनमेंट्स, राइटिंग असाइनमेंट्स। यस, आपकी कुछ हम आने वाले समय में और कोई खूबसूरत किताब आपकी पढ़ने को हमें मिल सकती है? एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से लिखना चाह रही हूँ, बट बहुत ही मुश्किल है उसके बारे में लिखना। I want to talk about the devolution of property rights from a father to his daughter in Muslim personal law in India. So sorry, I'm so sorry. Should I say that फाइन again? फाइन 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 वो बीच में बच गया. Do you want me to say it again? नो नो, Okay. यू So कैन। जी, तो मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ. बट ये क्योंकि देयर इज, आई मीन, हमारी कंट्री में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत कम लिटरेचर, द jurisprudence is very little. So you have to look at other places where this is happening. So that is something I want to talk about. But I do want to talk a lot more about consent, and I'm still working on that. एक हाईकोर्ट एडवोकेट के रूप में आपने अपनी राइटिंग एस्पिरेशंस को अपनी कानूनी प्रैक्टिस के साथ कैसे बैलेंस किया? क्या आपको दोनों एक्टिविटीज के बीच में तालमेल या टकराव दिखता है? कोई टकराव नहीं है. जो चीज मैं अपनी आंखों से देखती हूँ वो मैं अपने हाथों से लिखती हूँ. वेरी ट्रू, लाइक यू से ना, द फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट यू राइट। जी. आई मीन, आप भी जब कोर्ट में बैठे होते हैं, इतनी चीजें होती हैं जो हमें हिला देती हैं, जो हम सोचते हैं कि यार ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम उससे इतना डिस्कनेक्टेड हैं. हमारी हमारी जिंदगियां इतनी अलग हैं, हम अलग दुनिया में रह रहे हैं, हम सिर्फ कोर्ट जाते हैं, हम कोर्ट के बाहर क्या है, हाई कोर्ट की दीवारों के सामने हम सोचते भी नहीं हैं. So there's a lot. I mean, witch hunting. I don't live in a small town in Rajasthan, or I don't know in any other small place in Gujarat. I live in Delhi. So मुझे क्या पता witch hunting के बारे में? It was until I started reading about it. मेरे पास कोई ऐसी घटनाएं थी जिनकी वजह से मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ा. तो like I said, जो चीजें हम आंखों से देखते हैं उसी के बारे में लिखते हैं. कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके आखिरी चैप्टर में आप रिलीजियस लॉज और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की बात करती हैं. क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका एक सॉल्यूशन है, या फिर कहें तो सॉल्यूशन का एक रास्ता हो सकता है? और आपके हिसाब से और कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे किसी को आज के 20 या 50 साल बाद एक किताब न लिखनी पड़े इन द बॉडी ऑफ वुमन? There is the former Under Secretary General of UN Women in one of her speeches. उन्होंने बहुत ही काबिल महिला हैं. उन्होंने कहा था कि हमें 70 से 100 साल लगेंगे टू अचीव जेंडर इक्वालिटी. सो जो आपका सवाल का आखिरी हिस्सा है कि अगले 20-50 साल में, आई डोंट थिंक अगले 70 से 90 सालों में जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक बहुत लोगों को जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ करने की इसके बारे में, या लिखने के बारे में, या बोलने के बारे में. बट योर अदर क्वेश्चन अबाउट यूसीसी, जो उत्तराखंड ने यूसीसी का बिल एक्ट जो भी उन्होंने पास किया है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिखा है. मैं समझती हूँ यूसीसी कहाँ से आ रहा है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली it's a portion and there's an article on it. I get that. I get that there is a need for having harmony in our laws, क्योंकि हम एक मुल्क हैं जिसमें हर कोई एक जैसा नहीं है. मैं सिर्फ अर्बन रूरल की डिवाइड की बात नहीं कर रही, मैं औरतों मर्दों की बात नहीं कर रही. हमारे पास अलग अलग तरह के मजहब हैं.
22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पता नहीं कितनी 100 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। मेरे अब्बा और मेरी अम्मा की डायलेक्ट में बहुत फ़र्क है, लेकिन उनकी लैंग्वेज सेम है। So there's a difference in language, there's a difference in culture. I mean, नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में जो इतना डिबेट है, बिकॉज हमारे कल्चर्स इनहेरेंटली डिफरेंट हैं। लैंग्वेज, कल्चर, ऑफ कोर्स जेंडर, and majorly caste and religion. There are laws, our personal laws, mostly pivot around religion and caste and sometimes gender. क्योंकि हमारे पास इतनी अलग भीति भीति के लोग हैं, प्रकार के लोग हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन होमोजेनाइज इट। होमोजेनाइज से मेरा मतलब है कि with different colors, you're blue, I'm white, and maybe Rishi is red. Does that mean we should all start wearing black from now on? It's not possible. Now we're different people, we come from different backgrounds, we come from different thinking. और किसके लिए भलाई होगी? हम किसकी भलाई की बात कर रहे हैं? औरतों की, अलग तबके के लोगों की, शेड्यूल्ड कास्ट की, ट्राइबल की, दलित की, किसकी भलाई की बात हो रही है? और क्या हमको सच में लगता है कि एक कोड जिसमें हर किसी के लिए सेम प्रॉपर्टी राइट्स है, सेम डिवोर्स राइट्स है, सेम आई डोंट नो सक्सेशन राइट्स है, इज दैट रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू यू एंड मी इन द एग्जैक्ट सेम मैनर? how where is the guarantee? How can you tell me that अगर कल प्रॉपर्टी लॉज आपके और मेरे सेम है तो आप उतना ही बेनिफिट करेंगे जितना मैं बेनिफिट करूंगी, या मुझे उससे नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं एक औरत हूँ, या any other reason? Can you give me that guarantee? If you can give me that guarantee, I would probably be on board for UCC, but I know for a fact there is no such guarantee. So that's what I have to say about UCC. Truly said. Actually, diversity is the beauty of this country, you can say. It is. क्या should we just do away with diversity? कल से हम सब काले कपड़े पहनने लग जाएं और no blue, no red, no white. Exactly. मन तो नहीं कर रहा, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से इस इंटरेस्टिंग चर्चा को यहीं पे ही समाप्त करना पड़ेगा। और मैं अपने हर दर्शक से और हर व्यूअर से ये दरखास्त करूंगा कि इस किताब को खरीद के जरूर पढ़ें। आपकी सोच और आपके मायने दुनिया को देखने के जरूर बदलेंगे। थैंक यू अचल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लॉर्ड वाइट फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी टीम से बात करके, एंड बहुत बहुत शुक्रिया।